हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी बच्चों का इस ब्रेन जैम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है। जैसे कि हम कल बताए थे बच्चों कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे जो प्रीवियस ईयर में, पिछला क्लास में, प्रीवियस ईयर नॉट, पिछला क्लास में जो पढ़ाए हुए थे उस क्लास का कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पहले पूछेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आइए आप सब बताइए, कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो आज का लेक्चर 2 है बच्चों। तो आप हमें बताइए, पहला क्वेश्चन है, पौधे सजीव है या निर्जीव है? बोलो, जल्दी बोलो, सजीव है या निर्जीव है? बच्चों, पौधे क्या है? क्या है? सजीव है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, क्या सभी जीव जंतु का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है? बताइए। जी हाँ, सभी जीव जंतु का स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या सजीव में प्रजनन की क्षमता होती है? बोलो बोलो, होती है क्या? जी, सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है, जबकि निर्जीव में प्रजनन की क्षमता नहीं होती। तो बतलाइए। अगला क्वेश्चन है, बतलाइए, फेफड़ा का संबंध किस तंत्र से है? ऑप्शन, श्वसन तंत्र से है बच्चों, श्वसन तंत्र से है या प्रजनन तंत्र से है? श्वसन तंत्र से है या प्रजनन तंत्र से है या परिसंचरण तंत्र से है या उत्सर्जन तंत्र से है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों। फेफड़ा का संबंध किससे है? श्वसन तंत्र से है या प्रजनन तंत्र से है या परिसंचरण तंत्र से है या उत्सर्जन तंत्र से है? जल्दी जवाब दो, आपके पास बस 2 सेकेंड है, जल्दी दीजिए। जी बच्चों, हाँ सही आपने पकड़े कि इस क्वेश्चन का जवाब होगा ए, यानी श्वसन तंत्र से है। चलिए, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, विर्क संबंधित है किससे? चलिए बच्चों, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। विर्क संबंधित है किससे? श्वसन तंत्र से या प्रजनन तंत्र से या परिसंचरण तंत्र से या उत्सर्जन तंत्र से? तो क्या होगा बच्चों इसका जवाब? बताइए बताइए। विर्क का संबंध किस तंत्र से है? श्वसन तंत्र से है या प्रजनन तंत्र से है या परिसंचरण तंत्र से है या उत्सर्जन तंत्र से? जी देखिए, बच्चे सब जवाब दे रहे हैं कि किससे है? उत्सर्जन तंत्र से है। ठीक, सही जवाब। ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहो, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइए, हृदय
जिसे हार्ट बोलते हैं, इसका संबंध किससे है? अभी बस छोटे छोटे बेसिक चीज सब पूछ रहे हैं बच्चों। जैसे जैसे ज्यादा पढ़ा लेंगे तो हम उस तरफ मूव करेंगे कि आपसे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछ सके। ठीक है, तो अभी बेसिक चीज बताए हैं, इसलिए हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही आपसे कर रहे हैं। तो आप सब जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा तो आपका भी और मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर उठेगा। इसलिए आप सब क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। और जवाब वही बच्चे देंगे जो बच्चे पढ़ेंगे। जो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं वो बच्चे जवाब नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हृदय का संबंध किस तंत्र से है? श्वसन तंत्र से है या प्रजनन तंत्र से है या परिसंचरण तंत्र से है या उत्सर्जन तंत्र से है? बोलो बोलो बच्चों, किससे है? इस क्वेश्चन का जवाब होगा परिसंचरण तंत्र। हृदय का संबंध किस तंत्र से है? परिसंचरण तंत्र से है। तो इसका मैं ऑप्शन बना देता हूं बच्चों। ऑप्शन लो हो गया ऑप्शन। आजा भाई तू इधर आजा, आजा 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 इधर आजा। चलिए आ गया इधर। तो हृदय का संबंध, हृदय का संबंध किससे है? हृदय संबंधित है किस तंत्र से बच्चों? परिसंचरण। ठीक है, चलिए आज हमने ये 5 क्वेश्चन किए हैं। डेली आपको पिछली क्लास का 5 क्वेश्चन, शुरू में 5 ही क्वेश्चन लेते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे चलेगी हम आपसे ज्यादा भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और याद रखो आप सबको जो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर पढ़ाई गई है केमिस्ट्री में, उस चैप्टर का बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो। हम उसमें से भी बायोलॉजी भी क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन करके आना, केमिस्ट्री का भी रिवीजन करके आना और जो चैप्टर मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसका भी रिवीजन करके आना। मैं कभी भी किसी में से पूछ सकता हूं, इसलिए आप सब इसे रिवाइज करते रहिए। चलिए कल जो पढ़े थे उसे मौखिक तौर पे हम रिवीजन कर रहे थे, रिवीजन कर देते हैं बच्चों। तो हम जो कल पढ़े थे बच्चों, जीव विज्ञान स्टार्ट किए थे। जीव विज्ञान में बेसिक बेसिक बात बताए थे, जैसे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो जनरली जो हम सब पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग वनस्पति विज्ञान होता है जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, और दूसरा भाग होता है जंतु विज्ञान जिसमें हम जंतु सब, प्राणी सब के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर हमने बताया था कि जीव विज्ञान का जनक और वनस्पति का जनक दोनों अलग अलग है। जंतु विज्ञान का जनक एरिस्टोटल को कहा जाता है, वही प्राणी विज्ञान का जनक एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। एरिस्टोटल को ही हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? अरस्तु बोला जाता है। दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूजन मत हो जाना कि अरस्तु अलग है एरिस्टोटल एक है, दोनों एक ही है। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफारेस्टस। फिर हमने बात किया सजीव के बारे में, निर्जीव के बारे में, कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। मैंने बताया था कि सजीव में वृद्धि करती है जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। हाँ, कुछ जैसे पर्वत होता है, पहाड़ होता है, उस सब में वृद्धि होती है, एक्सटर्नल वृद्धि होती है। लेकिन हम लोगों में देखा जाए तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों वृद्धि होती है। सांस लेने की क्षमता, यानी हम सब सांस लेते हैं जबकि निर्जीव चीजें सांस नहीं लेते हैं। हम सब भोजन करते हैं ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके, जबकि निर्जीव चीज भोजन नहीं लेते हैं। प्रजनन की क्षमता सजीव में होता है जबकि प्रजनन की क्षमता निर्जीव में नहीं होती है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र की क्षमता यानी उत्सर्जन तंत्र विकसित होता है किसमें? सजीव में, जबकि निर्जीव में नहीं होता है। और सारे बहुत सारे लेक्चर है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन सबकी प्रोसेस, ये सब सजीव में चलता है, निर्जीव में नहीं चलता है। आप सबके बच्चे लेवल पे मैंने जो ऊपर ऊपर होता है थोड़ा बेसिक नॉलेज, जो बेसिक कंसेप्ट है वो बता दिए हैं, और आप लोगों में इतना पूछता भी नहीं है इसलिए नहीं बताया। ठीक है बच्चों,
तो हम यहां तक पढ़े थे। फिर उसके बाद स्टार्ट किए थे जैव प्रक्रम में स्टार्ट किए थे। चैप्टर का नाम पहला चैप्टर था बच्चों जैव प्रक्रम था। जैव प्रक्रम का हमने डिफिनीशन बताए थे, बायोलॉजिकल प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस इसी को कहा जाता है। वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, अपने शरीर को मेंटेनेंस करने का कार्य करता है। कोई कोशिका टूट फूट जाता है तो अपने आप को ठीक करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, या कहीं उत तक डैमेज हो गया तो उसे ठीक करने का काम करता है। तो ये क्या हुआ, मेंटेनेंस करना हुआ। जैसे आपका मोबाइल, आप मोबाइल को बेहतर ढंग से रखते हैं कि ताकि खराब ना हो। समय जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को आप समय समय पर सॉफ्टवेयर डलवाते हो, तो इसे आप क्या करते हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो। तो देखभाल मतलब कहीं खराब ना हो जाए। उसी तरीका से हमारे शरीर के अंदर भी कोशिका सब होता है, सेल सब होता है, अंग सब होता है, उसे प्रॉपर रूप से काम करना होता है। और प्रॉपर रूप से काम करने के लिए मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। और ये मेंटेनेंस जो होता है वह किससे होता है, लाइफ प्रोसेस। हमारे शरीर के अंदर बताए थे कि अलग अलग रिएक्शन चलती रहती है, एक पदार्थ दूसरे में बनता है तो दूसरे पदार्थ तीसरे में बनता है, फिर उससे कोई और पदार्थ बनता है। यानी उपापचय की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस तरीका से जीव अपने आप को मेंटेनेंस करते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है, यही प्रक्रिया कहलाता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में बच्चों हम जिक्र किए थे पोषण के बारे में, शोषण के बारे में, उत्सर्जन के बारे में और परिसंचरण तंत्र यानी वहन के बारे में। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पोषण से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो आज का आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है पोषण। मेन टॉपिक, चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया बच्चों, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो आप सब भी कलम कॉपी निकाल लीजिए और नोट कीजिए। जब समझाने लगे तो समझने का प्रयास कीजिए, जब मैं लिख रहा हूं तो आप सब भी लिखिए। चलिए निकालिए कॉपी, क्या निकालिए, निकालिए जल्दी निकालिए, चलिए निकालिए। चलिए बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं क्या, पोषण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, पोषण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसका परिभाषा लिख लेते हैं। पोषक तत्व का जीव के द्वारा पोषक तत्व का ग्रहण करना एवं उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। क्या लिखे हैं बच्चों, जीव के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण करना। पोषक तत्व बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सब को ग्रहण करना। ग्रहण कौन करेगा, लेना। ग्रहण करना मतलब लेना, कौन लेगा, जीव लेगा। और उसका उपयोग होगा कहाँ, हमारे शरीर के अंदर, या जो जीव लेगा उस शरीर के अंदर उपयोग होगा। तो यही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। याद रखना, बोर्ड में पोषण का परिभाषा ही पूछ लेना, इसलिए इसे याद रखना है। जीव के द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण करना और एवं उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। जो आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। आप जो आहार लेते हैं, तो आहार लेते हैं तो आहार में क्या होता है, पोषक तत्व होता है। आप इसका उपयोग करते हैं, खाते हैं, तब क्या होता है भाई, तो प्रोसेस बतलाए थे कि ये जो हम खाना खाते हैं उसे दांतों से तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मुंह से जो लार ग्रंथि होता है, मुंह में जो लार ग्रंथि होता है, उस लार ग्रंथि से लार निकलता है, और ये लार
हमारे भोजन को सॉफ्ट बनाता है। इतना नहीं, पाचन का भी काम करता है। और ये जो निवाला धीरे 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 कहाँ निकल जाते हैं, ग्रास नली के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, आमाशय में चला जाता है। फिर वहां पाचन की प्रक्रियाएं होती है, फिर वहां से छोटी आंत में पाचन की प्रक्रियाएं होती है। जब पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है बच्चों, तो स्टोमक का सेल हो या छोटी आंत का सेल हो, ये क्या करेगा, अवशोषण करेगा, अवशोषित करेंगे उस पदार्थ को, उस पोषक तत्व को लेंगे, अवशोषित करके कहाँ भेजेंगे, रक्त में। फिर रक्त को हर एक कोशिका तक, सेल को, सेल में हर एक कोशिका को, हर एक पोषक तत्व को हर एक कोशिका तक पहुंचाएगा, हर एक पोषक तत्व को हर एक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करेगा। फिर सेल उसका उपयोग करेगा, तब जाकर के सेल की ऊर्जा मिलेगी, तब सेल काम करने में सक्षम हो। पोषण बहुत ही जरूरी होता है किसी भी जीव के लिए, चाहे एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, पोषण हर किसी जीव के लिए जरूरी होता है। हम ही सब अगर पोषण ना सही से ना लेना, खाना सही से ना खाए, तो कई सारे बीमारी घेर लेगी। अगर पोषण में भरपूर मात्रा में, भरपूर क्या, संतुलित मात्रा, भरपूर नहीं कहेंगे, संतुलित मात्रा कहेंगे। अगर संतुलित मात्रा में प्रोटीन ना हो, अगर संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ना हो, अगर संतुलित मात्रा में विटामिन ना हो, मिनरल्स ना हो, तो आपके शरीर के अंदर विकार पैदा हो जाए, आप बीमार पड़ जाए। क्योंकि हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर के अंग को प्रॉपर ढंग से काम करने के लिए हमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेने की आवश्यकता है, बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता है। बैलेंस डाइट यानी इसी को बच्चों संतुलित आहार कहते हैं। अगर पोषण में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, वाटर है, तो हम कहते हैं कि ये संतुलित आहार है। अगर ये संतुलित आहार आप नहीं ले रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ विकार जरूर होगा। जैसे अगर विटामिन नहीं ले रहे हैं, तो जिस विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगर प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो आपका शरीर सही से ग्रोथ नहीं करेगा, बच्चों का शरीर सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। क्योंकि बहुत सारे अंग वृद्धि करनी होती है, बहुत सारे अंग की वृद्धि करनी होती है, उनमें डेवलपमेंट होना होता है, और डेवलपमेंट वृद्धि के लिए और सेल को मरम्मत करने के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। तो प्रोटीन की कमी से कई सारी बीमारी, जैसे क्वाशिको रोग हो गया, मैरामस्लो रोग हो गया, कई सारी बीमारी हो जाती है। तो इसलिए बच्चों, पोषण सही मात्रा में लेना बहुत ही जरूरी होता है। खाना सही मात्रा में खाना चाहिए और समय समय पे खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम भरपेट खा रहे हैं, भरपेट एकदम ठूस ठूस के। हम सब क्या करते हैं कि कहीं भोज होता है गांव घर में, तो वहां जाते हैं, जाते तो एकदम ठूस ठूस के खाते रहते हैं, और इससे क्या हो जाता है कि खाना अनपच हो जाता है, और अनपच हो जाने की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए उतना ही खाए जितना एडजस्ट हो सकता है। ओवरडोज कभी नहीं खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर पोषण के बारे में पढ़ रहे। तो पोषण हर एक जीव के लिए जरूरी है, शरीर को मरम्मत करने के लिए जरूरी है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जरूरी है। अगर ऊर्जा मिलेगी तभी हम काम कर पाएंगे, अगर ऊर्जा नहीं मिले तो हम काम कहां से कर पाएंगे। तो ऊर्जा का स्रोत है, बाहरी स्रोत क्या, पोषण। ठीक है बच्चों, तो हम आगे पढ़ते हैं शोषण का प्रकार। तो पोषण याद रखना, आपको परिभाषा लिखना है। तो परिभाषा क्या लिखोगे,
जीव के द्वारा पोषक तत्व का ग्रहण करना एवं उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। एक मिनट बच्चों, चलिए। तो पोषक तत्व कभी कभी कितने बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि पोषक तत्व क्या होता है। तो देखिए, भोजन में उपस्थित, भोजन या आहार बोलो, भोजन में उपस्थित, ये क्या हो रहा है भाई? भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, क्या हो रहा है आज? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं जल। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारे को पोषक तत्व कहा जाता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज को पोषक तत्व कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों पोषण का प्रकार। पोषण का प्रकार, पोषण का प्रकार, पोषण का प्रकार। मुख्य रूप से पोषण हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, सब पोषण, एक पढ़ते हैं विषम पोषण या इसी को हम परपोषण कहते हैं। एक पढ़ते हैं सब पोषण और दूसरा पढ़ते हैं बच्चों परपोषण, या इसी को हम क्या बोलते हैं? विषम पोषण बोलते हैं। सब पोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और परपोषण को बच्चों कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पोषण के दो प्रकार पढ़ते हैं। मुख्य रूप से पोषण के कितने प्रकार पढ़ते हैं? दो प्रकार पढ़ते हैं, दो प्रकार। एक सपोषण, दूसरा परपोषण। आइए सपोषण किसे कहते हैं इसे डिफाइन कर लेते हैं। सपोषण, सपोषण देखिए, सपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना स्वयं बनाता है। इसमें प्रकाश का बहुत ही रोल है। तो वे प्रक्रिया जिसमें जीव, क्या बच्चों? वे प्रक्रिया जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना स्वयं बनाए उसे हम सपोषण कहते हैं। सब मतलब होता है स्वयं, सेल्फ। अब पोषण का मतलब हुआ प्राप्त करना, पोषण। पोषण मतलब पोषक तत्व को प्राप्त करना। तो नाम में ही है कि वैसा जीव जो अपना स्वयं खाना बनाए, किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो यही प्रक्रिया कहलाता है सपोषण। तो इसे डिफाइन कर लिए, अब इसे लिख लेते हैं। तो आप सब भी लिख लीजिए। चलिए, तो सपोषण वह प्रक्रिया है,
वह प्रक्रिया जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, उसे सपोषण कहते हैं। तो सपोषण एक प्रक्रिया है जिसमें जीव, सपोषण क्या है? प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद खाना बनाएगा, तो हम उसे कहते हैं सपोषण। क्या बोलते हैं बच्चों? सपोषण बोलते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जो भी सपोषण होगा वो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। किस चीजों से बनाते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेगा, वाटर का उपयोग करेगा, सनलाइट का उपयोग करके, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल का उपयोग करके खुद खाना बनाएगा। कौन? पौधे बनाएगा। इसलिए पौधे कैसा होता है? सब पोषी पौधा होता है। सब पोषी पोषण देखने को मिलता है किसमें? पौधे में। तो सब पोषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, या इसे कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थों से। अकार्बनिक पदार्थ बोले तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखिए कार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका उपयोग करके क्या बनाएगा? का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थ बनाएगा। कार्बनिक पदार्थ बनाता है। कार्बनिक पदार्थ बोले तो यहां पर कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा बच्चों? क्या बनता है? C6H12O6, यानी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज कैसा पदार्थ है? कार्बनिक या अकार्बनिक? ग्लूकोज ये कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल अकार्बनिक पदार्थ है। तो इस पदार्थ का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, यानी कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड बना रहे हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाता है। इसी प्रक्रिया को सपोषण कहते हैं। सपोषण कहते हैं जब जीव अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाता है, तो इसी प्रक्रिया को यहां पर जीव लगा देते, अच्छा रहेगा। जब जीव, अच्छा रहेगा। जब जीव अकार्बनिक पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सपोषण कहेंगे। ठीक है, चलिए और वे जीव जो स्वयं खाना बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, ऑब्वियसली किसके माध्यम से बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। वे जीव जो स्वयं भोजन बनाता है यानी भोजन का निर्माण करता है, उसे सपोषी जीव कहते हैं। सपोषी जीव कहते हैं। याद रखना, सपोषण एक प्रक्रिया है और सपोषी जीव एक जीव है।
तो वे जीव जो स्वयं भोजन बनाता है उसे सपोषी जीव कहते हैं। और वे प्रक्रिया जिसके माध्यम से यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद खाना बनाता है उसे हम सपोषण कहते हैं। तो वे जीव जो स्वयं भोजन बनाता है उसे सपोषी जीव कहते हैं। जैसे जितने भी हरे पौधे हैं, लगभग सभी हरे पौधे क्या होता है, सपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु भी होता है जो हरे पौधे होते हैं, कुछ जीवाणु भी होता है जो सपोषी होता है। कुछ जीवाणु, जिसे बात करूं नील हरित शैवाल की, नील हरित शैवाल, ये सपोषी होते। इसी को बच्चों BGA भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी। क्या बोलते हैं इसे? इसी को क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन अलगी कहा जाता है बच्चों। और ये इसी का शॉर्ट टर्म में क्या बोले हैं? BGA। तो नील हरित शैवाल हो गया, हरे पौधे हो गए। हरे पौधे में बोले तो शैवाल भी शामिल होता है। तो ये क्या है? सपोषी जीव है। याद रखना, नील हरित शैवाल ये पौधा नहीं है, जीवाणु है। नाम में है शैवाल, लेकिन ये जीवाणु है, पौधा नहीं है बच्चों। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगला, विषम पोषी की। विषम पोषण की बात कर लेते हैं, या इसी के बच्चों क्या कहते हैं? परपोषण कहा जाता है। क्या होता है विषम पोषण? लिखते हैं, देखिए, ऐसा जीव जो स्वयं खाना नहीं बनाता है, ऐसा जीव जो स्वयं खाना नहीं बना सकता है, खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्य जीव बोले तो पौधे पर निर्भर रहता है, या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जितने भी विषमपोषी जीव है ये सारे सपोषी जीव पर निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, और ऊर्जा का मात्र स्रोत है बाहर से लेने का, वो है सन। और सन का उपयोग बेहतर ढंग से कौन करता है? पौधे। और उसका उपयोग करके खाना बनाते हैं। खाना बना करके ऊर्जा उत्पादित होता है, कहाँ? पौधे में। और उसी से ऊर्जा ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विषम पोषी पोषण की बात कर रहे हैं, पर पोषी पोषण की बात कर रहे हैं। कि विषम पोषी वह प्रक्रिया है जिसमें जीव, ये एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया बच्चों, वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं मतलब क्या? खुद स्वयं भोजन यानी भोज्य पदार्थ नहीं बनाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं भोजन नहीं बनाता है, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, अपना भोजन यानी भोज्य पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ, भोज्य पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर होता है? पौधे के ऊपर। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं भोजन नहीं बनाता है, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। अन्य जीवों पर निर्भर रहता है।
वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं भोजन नहीं बनाता है, भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चों अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। तो अन्य जीव बोले तो पेड़ पौधे के ऊपर। ठीक है बच्चों, चलिए। अब वह जीव जो अपना भोजन यानी स्वयं भोजन वह जीव जो स्वयं भोजन नहीं बनाता है, भोजन नहीं बनाता है, किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो उसे बेटा बोला जाता है विषम पोषी जीव बोला जाता है। विषम पोषी या परपोषी जीव कहा जाता है। क्या बताया कि वह जीव जो स्वयं खाना नहीं बना सकता है, अपना खाना प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, तो वे जीव विषम पोषी जीव कहलाता है या इसी को परपोषी जीव कहलाता है। देखिए बच्चों, हम सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे के ऊपर निर्भर है। अगर आप कोई भी सब्जी मार्केट से खरीद कर लाते हैं, कोई भी पौधे ही हुआ, सब्जी खरीद कर लाते हैं तो आप उसे खाते हैं। देखिए, आप उस जिस पौधे को खाए उस पौधे से आपने ऊर्जा प्राप्त की, तो ये डायरेक्ट हुआ। वही बात करें, आप अगर कोई मीट खा रहा है, मान लेते हैं जैसे खस्सी सब हो गया, का मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो देखिए यहाँ पर खस्सी क्या है, बकरी के क्या है, ये बकरी या खस्सी सब शाकाहारी जीव है और ये किसको खाते हैं? पौधे को खाते हैं। तो देखिए इनडायरेक्टली रूप से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, पौधे से किसमें? बकरी में, और बकरे से किसमें या बकरा से किसमें? इंसान में। तो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे, एक स्तर से दूसरे स्तर पे ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है में पढ़ेंगे बायोलॉजी का, लिंडमैन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो 10% नियम दिया था कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर, ट्रॉफिक लेवल पर, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाओगी तो 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ समझो बेटा कि विषम पोषी किसे कहते हैं। अभी तो वह जीव जो स्वयं खाना नहीं बना सकते, जिससे मैं भी एक क्या हूं, कैसा जीव हूं? विषम पोषी जीव हूं। कुत्ता भी क्या है? विषम पोषी जीव है। बकरी भी क्या है? विषम पोषी जीव है। आसपास जितने भी जंतु देख रहे हो कैसा? विषम पोषी जीव है। कीड़े मकोड़े भी कैसा जीव है? विषम पोषी जीव है। आपके माथे में जो ढील होता है ना, ढील, वो भी विषम पोषी जीव है। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे कीड़ा सब रहता है, जैसे जीवाणु सब, वर्म सब, वो भी विषम पोषी जीव है। कवक विषम पोषी जीव है। मशरूम विषम पोषी जीव है। मतलब पौधे को छोड़कर, हरे पौधे को छोड़ करके, कुछ जीवाणु को छोड़कर लगभग अधिकतर जो है, जितने भी प्राणी है, वे सारे कैसन जीव है? विषम पोषी जीव है। तो चलिए बताइए, चूहा क्या विषम पोषी जीव है? हाँ दोस्त, बताइए। शैवाल क्या विषम पोषी जीव है? नहीं 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 नहीं, ये विषम पोषी जीव नहीं है, ये परपोषी है। क्यों? शैवाल पौधे हैं और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की सहायता से खुद खाना बनाता है, इसलिए ये सब पोषी जीव। हम लोग स्वयं खाना नहीं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से नहीं बना सकते। क्यों? हम में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या अन्य जीवों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता पौधे को छोड़कर। क्यों? जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इंसान हो गया, इस सब में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक नहीं पाया जाता।
इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं इसलिए वो खुद खाना नहीं बना पाते। जब खाना नहीं बना पाते हैं तो विषमपोषी जीव कहलाते। ठीक है, सीधी सी बात है। जो खाना स्वयं बनाते हैं इसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, वे सपोषी जीव कहलाता है। जो खाना स्वयं नहीं बनाता है, अपना खाना प्राप्त करने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, तो उसे विषमपोषी जीव यानी परपोषी जीव कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रकार देख लेते हैं बच्चों। पहले इसका एग्जाम्पल तो लिख लूं, लिखो लिखो, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मानव हो गया, ठीक है, शेर हो गया, जू हो गया, ओके, पिता कृमि हो गया, कीड़ा है बउआ, ठीक है, मशरूम हो गया, मशरूम हो गया, मशरूम हो गया, ये कवक है बउआ। क्या है ये? कवक है। तो जितने भी कवक होता है क्या होता है? विषमपोषी होता है। तो कवक लिखना बेहतर है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गया किसका? विषमपोषी का। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं विषम पोषण या परपोषण का प्रकार। मुख्यतः हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। 10वां लेवल पे मैं 3 प्रकार के पढ़ा रहा हूं। होता है बच्चों, एक होता है मृत जीवी, या इसी को आप बोल सकते हो मृतोप जीवी पोषण। और दूसरा होता है बच्चों परजीवी पोषण। और तीसरा होता है बच्चों प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इसे बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं कि मृत जीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है, और प्राणी संपोषण क्या होता है। चलिए लिख लिए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं होता है तो आप, मैं हट जाऊंगा बोर्ड पर से, आप सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते। ठीक, मृतोप जीवी न्यूट्रिशन, मृत जीवी या मृतोप जीवी पोषण। जो बच्चों सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वह विधि या वह प्रक्रिया लिखे थे तो लिख देते। वह प्रक्रिया बच्चों जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से, अरे क्या होता है? सड़े गले पदार्थों से, वह प्रक्रिया जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थों से
अपना भोजन, या ऐसे लिख देते पोषण प्राप्त करते, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। मृत जीवी पोषण कहलाता है। और बच्चों जो जीव है वो जीव क्या कहलाएगा? मृत जीवी जीव कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, अधिकतर जो कवक होता है, अधिकतर जो कवक होता है, जैसे मशरूम हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट, ये सब कवक है बच्चों। ये क्या होता है? मृत जीवी हो, क्योंकि मृत शरीर से सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। कुछ जीवाणु भी होता है, चलिए अगला बात करते हैं परजीवी। अगला बात करते हैं बच्चों परजीवी पोषण की। परजीवी पोषण, क्या होता है परजीवी पोषण? लिखते वह प्रक्रिया जिसमें जीव अन्य जीव के शरीर के अंदर रहकर या बाहर से बिना मारे पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। देखिए क्या लिखा है बच्चों कि परजीवी क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर से बाहर, वैसे जीव, वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करेगा? अन्य जीव के शरीर में रह करके या बाहर से उससे पोषण प्राप्त करेगा, तो उसे हम कहते हैं परजीवी पोषण, और वो जीव कहलाता है परजीवी। वे जीव क्या कहलाते हैं बच्चों? परजीवी कहलाते। जैसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कास्कुटा, ये एक प्रकार का परजीवी जीव है। अगर बात करें कृमि का, कृमि बोले तो कीड़े सब का, ये भी परजीवी होते हैं। क्यों? दूसरे जीव को या दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। चलिए, क्या ये लिख लिया आप सब? चलिए आगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, जैसे जू, ये परजीवी है। जैसे ढील हमारे माथा सब में, केस सब में रहता है ना,
तो ये क्या परजीवी है एक प्रकार का। पिता कृमि, ये भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, परजीवी है। जीवाणु, ये भी परजीवी है। बहुत सारे जीवाणु कैसा होता है, परजीवी होता है। इत्यादि। हमने क्या बताया, ये जीव क्या कहलाता है, परजीवी जीव कहलाता है, परजीवी जीव कहलाता है। और याद रखना, एक होता है पोषी। जिस जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है ना परजीवी, जिस जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, जिस जीव से परजीवी अपना पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है बच्चों, जिस जीव से परजीवी अपना पोषण प्राप्त करता है उस जीव को पोषी कहा जाता है, उस जीव को पोषी कहते हैं। जिससे देखिए, बात करें जो कीड़ा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन में एक हिस्सा होता है कोलोन में, वहां पर इक्विलाई बैक्टीरिया होता है और अन्य कीड़ा सब होता है। तो देखिए हम उनके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, और हमारे शरीर से जो पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं वो परजीवी हो गए। तो पोषी क्या होता है कि परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करे उसे परजीवी कहेंगे, उसे पोषी कहेंगे। जो खाते हैं उसे परजीवी कहते हैं। याद रखना, जिस जीव से परजीवी अपना पोषण प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला तीसरा है, तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, इसमें क्या होता है बच्चों कि जो जीव भोजन खाते हैं वह कई चरणों में कंप्लीट होता है, कई चरणों में पूर्ण होता है, और वह विधि कहलाता है प्राणी संपोषण। जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, तो कई सारे स्टेप से गुजरना होता है। तो हम इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। तो लिख लेते हैं, वह विधि या वह प्रक्रिया जो कई चरण में पूर्ण होता है, से प्राणी संपोषण कहते हैं। बोले तो कई चरण क्या होता है, यहां पर देखिए लिख रहे हो, तो मुख्य रूप से ये 5 चरण में, मुख्य रूप से कितने चरण में कंप्लीट होता है, 5 चरण में कंप्लीट होता है। 5 चरण में बच्चों पूर्ण होता है। सबसे पहले बात करें तो अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेना बच्चों कहलाता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण
अंतर ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, और बच्चों चौथा है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, और पांचवा है बहिष्करण। तो 5 चरणों में होता है कंप्लीट प्राणी संपोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। सारे को लिख लेते हैं। देखिए, जब कोई जीव खाना खाते हैं, भोजन को बाहर से अंदर की ओर लेते हैं। कहाँ? मुख से लेते हैं, मुख के अंदर यानी मुख गुहा में लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। भोजन को खाना, खाएगा किससे? मुंह से खाएगा, तो भोजन को अंदर लेना। भोजन यानी भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को मुख में ग्रहण करना। ग्रहण करना क्या कहलाता है बच्चों? मुख गुहा में ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर ग्रहण कहलाता है। जब आप खाना खाओगे तो वो पचेगा, तो खाने की पचने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पाचन। तो भोजन का पचना, भोजन का, भोजन की पचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? भोजन के पचने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब जो पच गए भोज्य पदार्थ, तो उसको अवशोषित करेंगे, ब्लड में पहुंचाएगा, रक्त में पहुंचाएगा, तो ये कहलाएगा अवशोषण। पाचित, पाचित भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को रक्त में पहुंचाना। एवं अवशोषित करना। और ये अवशोषित भोज्य पदार्थ को, अवशोषित बच्चों, अवशोषित भोज्य पदार्थ यानी पोषक तत्व को कोशिका या ऊतक तक पहुंचाना। कोशिका या ऊतक तक पहुंचाना एवं उसका उपयोग करना, उसका उपयोग करना। देखिए, जो अवशोषित हुआ है भोज्य पदार्थ, उसे सेल क्या करेगा? लेगा, अवशोषित करेंगे, उसका उपयोग करेगा, तब ऊर्जा बनाएगा। तो ये कहलाता है, ये प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। और जो अनपचे भोज्य पदार्थ है, उसे हमारे शरीर से निकलना या त्याग होना क्या कहलाता है बच्चों? बहिष्करण कहलाता है। अनपचे, अनपचे भोज्य, अनपचे अपशिष्ट पदार्थ का, अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना। का शरीर से बाहर निकलना
बहिष्करण कहलाता है। तो देखिए प्राणी संपोषण जो होता है वह 5 चरणों में कंप्लीट होता है। अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा स्टेप है पाचन, भोजन का पचना पाचन कहलाता है। और अवशोषण, पचे हुए भोज्य पदार्थ को रक्त तक पहुंचाना, ये कहलाता है अवशोषण। और जो अवशोषित हुए भोज्य पदार्थ उसे कोशिका तक पहुंचना और कोशिका इसका उपयोग करते हैं, ये प्रक्रिया कहलाते हैं स्वांगीकरण। और जो भोज्य पदार्थ नहीं पचा, जिसे हम अपशिष्ट बोलते हैं, तो अपशिष्ट का हमारे शरीर से बाहर निकलना, ये बहिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिष्करण कहलाता है। तो एक बार हम सारे को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़े बच्चों? हम पढ़े पोषण, जीवों को द्वारा पोषक तत्व का ग्रहण करना है, उसका उपयोग करना है, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़े बउआ पोषक तत्व पढ़े कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, खनिज हो, इस सारे को पोषक तत्व कहा जाता है। फिर हमने पढ़े पोषण का प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सब पोषण, एक होता है परपोषण। वह प्रक्रिया जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं वह सब पोषण कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जीव अपना खाना नहीं बनाते हैं उसे परपोषण कहते हैं। तो सब पोषण में जीव अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज बनाते हैं, जबकि विषम पोषण में कार्बनिक पदार्थ ही प्राप्त करते हैं। किससे? सपोषी जीव से। तो ये पढ़े। इसके बाद हमने ये बता चुका हूं बउआ, आगे देखो। उसके बाद हमने विषम पोषी का प्रकार पढ़े कि विषम पोषी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है प्राणी सब पोषण। तो मृतजीवी पोषण जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे मृतजीवी जीव कहते हैं, और इस प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी जो दूसरे के शरीर में रह करके या बाहर से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे हम परजीवी कहते हैं। अगर बात करें प्राणी संपोषण की, तो प्राणी संपोषण वह प्रक्रिया है, वह विधि है जिसमें जीव भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण, जो पदार्थ नहीं पच पाते हैं उन्हें शरीर से त्याग दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, चरण में कंप्लीट होता है। तो यही कहलाता है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण पूछ देगा कितने चरणों में कंप्लीट होता है? 5 स्टेप में। एग्जाम्पल है किन किन में देखने को मिलता है प्राणी संपोषण? तो प्राणी संपोषण किन किन में देखने को मिलता है इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मानव, ठीक है। अमीबा पूछा गया है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है बच्चों? प्राणी सब पोषण। पैरामीशियम इसमें किस तरीका का पोषण होता है? प्राणी संपोषण होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सब पोषी पोषण को थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं इसी प्रकाश संश्लेषण को क्या कहा जाता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना स्वयं खाना बनाते हैं। किसका उपयोग करके? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेगा, जल का उपयोग करेगा, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करेगा। और पत्तियों में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होगा या पौधे में क्लोरोफिल मौजूद होगा
तभी खाना बना सकता है, वरना खाना नहीं बना सकता। अब तुम लोगों के माइंड में आता होगा कि सर ये क्लोरोफिल क्या होता है। देखिए, क्लोरोफिल ये हरे रंग का वर्णक होता है जो कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसे हरित लवक बोलते हैं बच्चों। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक संरचना होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। हिंदी में इसी को हरित लवक कहा जाता है। और इसी के अंदर मौजूद होता है क्या, वर्णक। कौन सा, हरे रंग का, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी को बच्चों बोलते हैं हिंदी में पर्णहरित। ये पूछा गया है कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं, तो क्लोरोफिल का जवाब कैसे दोगे, बोलोगे ये हरे रंग का वर्णक है जिसके कारण पत्तियां हरी दिखती है। तो जितने भी पौधा हरा दिखता है ना, वो किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण दिखता है। अगर आपसे क्लोरोप्लास्ट पूछे क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का वर्णक है जो पौधे को रंग प्रदान करता है। अगर पौधे के अंदर क्लोरोफिल ना होता तो वो प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्लोरोफिल मौजूद है इसलिए वो प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, अवशोषित कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। तो जिसमें क्लोरोफिल होगा, जिस पौधे में, जिस जीव में क्लोरोप्लास्ट होगा, वह प्रकाश संश्लेषण करेगा। जिसमें नहीं होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं नहीं होगी। तो सर क्या ये जीवाणु में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्या? नहीं नहीं, जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। हाँ, लेकिन इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसकी वजह से वह स्वयं खाना बना पाता है। लेकिन सभी बैक्टीरिया नहीं, सभी जीवाणु नहीं खाना बना सकता है। सभी बैक्टीरिया सब पोषी हो जरूरी नहीं है। कुछ जीवाणु ही सब पोषी है। चलिए, तो हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिख लेते हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूरज का प्रकाश, वह प्रक्रिया जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, याद रखना बच्चों, इसी क्लोरोफिल को पर्णहरित कहा जाता है, हिंदी में पर्णहरित। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल का उपयोग करके भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें क्या होगा बच्चों,
जिसके माध्यम से पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाता है क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों तो आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे और प्रकाश संश्लेषण यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तो आप सब बढ़िया से रिवाइज करते रहिएगा। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सब ध्यानपूर्वक जो भी चीज पढ़ाए हैं, जो भी चीज पढ़ाते हैं उसे पढ़िए और अभी मेहनत करने का वक्त है बच्चों। अभी मेहनत कीजिए, जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जितना ही पढ़ाता हूं, अभी तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूं बच्चों। अगर चाहूं ना तो इस चैप्टर को 1 घंटा 1.5 घंटा में निकाल सकता हूं, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? अभी तो बहुत समय है बोर्ड एग्जाम का, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी कछुए की चाल से पढ़ेंगे, अभी खरगोश की चाल नहीं पकड़नी है, समझे? अभी कछुए की चाल पकड़ के चलो, धीरे धीरे चलो, बेहतरीन ढंग से चलोगे तो आप मुकाम पे पहुंच जाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मूवी की तरह इस लेक्चर को देखते हैं और मूवीज की तरह इस लेक्चर को देखने पे आपको समझ में नहीं आ सकता। तो जब भी आप लेक्चर देखो तो कॉपी कलम हाथ में रखो, टेबल पे बैठो, कुर्सी की पेटी बांध लो, तब लिखने की प्रयास करो, समझने की प्रयास करो। तुम एक्टिव रहोगे तभी समझ पाओगे, अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो नहीं समझ पाओगे। और बच्चों डेली रिवाइज करो, रिवीजन डेली करो। मैं बार बार हर एक क्लास में दोहराऊंगा इस बात को। आप जितनी बार रिवीजन कीजिएगा उतना आपको आगे चल करके आसानी होगी और उतना बेहतर भी उस सब्जेक्ट में बन पाइएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप सभी डेली रिवीजन कीजिए, नोट सुंदर से बनाइए और उस नोट को जब भी आप क्लास करने आते हैं तो उसको पहले रिवाइज कर लीजिए। और डेली मैं 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बोले हुए हैं, डेली पूछूंगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी पूछ सकता हूं। इसलिए आप सभी मेहनत करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।